अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ऑल्दो ये लाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थी, बट ये लाइन हम सब कह रहे हैं आपको कि भाई अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि वो गलतियों से आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। नए नए टाइम पे हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, लेकिन आगे नहीं। सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी। और आज हम लोग हमारा पार्ट जो चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसे कैसे निकालते हैं, और आगे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात आपको ये चीज कह देती हूँ कि अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को ढंग की तरह कर लो ना, अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट का ग्रिप अच्छा तरह बन जाए, तो पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोल कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने ढंग की तरह कर लिया, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आसानी से हो जाएगी, समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बढ़िया सा धमाकेदार सा टॉपिक, जो कि है एम्पेरिकल फॉर्मूला, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर मास परसेंट के बारे में। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होता है, तो चलो मास परसेंटेज को समझने के लिए हम आते हैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, है ना। ये क्लास के स्टूडेंट्स में ये हमारा बॉय हो गया, ये कोई गर्ल हो गई, बॉय हो गया और ये गर्ल हो गई। सही है ना, ऐसा ही दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस क्लास में बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी है, तो आप यही कहोगे ना कि मैम यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 3 बॉयज़ हैं और टोटल लोग कितने दिख रहे हैं, 5 × 100, 3/5 × 100। ऐसे करोगे, ये परसेंटेज ऑफ बॉयज निकल गई। और गर्ल्स के लिए निकालने के लिए या तो 100 में से माइनस कर दो, या तो 100 में से माइनस कर दो, है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 20 और ये 60% आ जाएगा। और अगर मुझे निकालना है गर्ल्स की परसेंटेज, तो गर्ल्स 2 है, टोटल लोग कितने हैं, 5 है, × 100 ऐसे निकालते हैं ना अपन, 20, तो 2 2 = 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 40%, या 100 में से माइनस कर दो 60 को 40%। ये क्या है, ये परसेंटेज निकाल दी। क्या सभी को ये परसेंटेज निकालना आता है ना, बस वही होता है मास परसेंटेज। इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए उस एलिमेंट का कितना मास अपॉन टोटल कितना मास है × 100। चलो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लो H2O ले लिया मैंने, H2O को कंसिडर करते हैं। तो H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 × हाइड्रोजन का मास यानी कि 1 अपॉन टोटल H2O का मास कितना होता है, 18 × 100। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही परसेंटेज ऑफ अगर मुझे निकालना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का मास कितना, 16, टोटल मास H2O का कितना, 18 × 100, या फिर इसको 100 में से माइनस कर दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। सिंपल सा तरीका। ठीक है, तो ये होते हैं परसेंटेजेस कि कौन कितना आ रहा है, कितनी परसेंटेज है उसकी। उसको एक एग्जांपल ग्लूकोज से भी समझ सकते हैं, C6H12O6, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ जाएगी, 6 कार्बन है, तो 6 × कार्बन का मास यानी कि 12 अपॉन टोटल मास। बच्चों टोटल मास कैसे निकालते हैं, C6H12O6 का टोटल मास कैसे निकालेंगे, ये बन जाएगा 6 × कार्बन का मास यानी कि 12, कितना आ जाएगा, 6 × कार्बन का मास लिखेंगे यानी कि 12, प्लस 12 × हाइड्रोजन का मास यानी 1, प्लस 6 × ऑक्सीजन का मास यानी कि 16। राइट, टोटल कर लो कितना बन रहा है, ये बन जाएगा हमारे पास में 180, क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 180 जो है वो क्या है, टोटल मास है × 100। ऐसे ही निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है ना, ये 12 × 1 मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल यानी 180 इंटू कर दो 100। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, एक यहाँ पे 6 है और एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16, यहाँ पर करेंगे डिवाइड बाय 180 इंटू 100। बताओ टोटल करोगे सभी का कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सबको ऐड करोगे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। राइट, तो आपका मास क्या परसेंटेज क्या आ जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा।
ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एक C2H5 वाला एग्जाम्पल जो है ये आपको होमवर्क करना है, इसके अंदर ट्राई करके देखना कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज बनेगा, ट्राई करके देखना। ओके, सो अब आ गए हैं नए टॉपिक पे जो कि है एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे जैसा, जैसे हमें शॉर्टकट पसंद है ना हर चीज़ में, एम्पेरिकल फॉर्मूला है शॉर्टकट, यानी कि सिंपल टू सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जब सबसे सिंपल रेशियो में कोई एलिमेंट हमारे कंपाउंड में दिखाया जा रहा है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेके चले, दो तरीके के फॉर्मूला है, एक एम्पेरिकल और एक मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बता रहा है ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नहीं समझ आया टेंशन नहीं लेना, अभी एग्जांपल करेंगे आ जाएगा समझ, ठीक है। चलो मेरे सामने देखो ये लिखा हुआ है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता है, ये ग्लूकोज का हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है, मतलब असली में ग्लूकोज के अंदर, असली में हकीकत में वास्तविकता में ग्लूकोज में 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 होते हैं, ये एक्चुअल में है। लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या ये सारे के सारे 6 की टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, CH2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O। ये क्या बन गया, सिंपलेस्ट रेशियो, यानी इसको बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। तो नोट डाउन करते रहो, साथ के साथ पैरेलली चलना है। इसको बोलेंगे क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है इसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी अलग अलग एलिमेंट्स के, एक्चुअल में कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, उसको बोलते क्या है, हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज के लिए आ गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, तो H2O2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा HO। ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंपलेस्ट रेशियो हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। C6H6 बेंजीन की बात करेंगे, C6H6 ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल के लिए क्या करेंगे, CH11 हो जाएगा, तो ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने आपको कहा कि चलो बताओ सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, यही करते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला। इसका बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये रहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा। तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम हम कुछ करते हैं, भाई क्या करोगे तुम लोग, क्या कुछ कर सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये 11 है और ये 12 है ना। तो यानी कि ये ही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल सेम रहेगा अगर वो डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे कि ग्लूकोज का था, ग्लूकोज का मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया था, CH2O, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6। सही है, क्या था, यही फॉर्मूला था या नहीं था बताओ, है ना। अच्छा मेरे को अगर मैं ये देख के कहूँ कंपेयर करके, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पर जा रही हूँ ना, तो मैं अगर इसको नंबर 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, कार्बन 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। क्या मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में क्या ये आंसर नहीं आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास में क्या आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कोई नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे जब एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। सही है या नहीं है। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे ग्लूकोज में एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2O, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो मेरे पास क्या आ गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा अब है ना कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बट आते हैं क्वेश्चंस कि आपको अपने आप से बताना होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो ट्राई करते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर मास आपको दे रहा है कंपाउंड का कितना, 78 है ना, 78, और परसेंटेज कंपोजिशन इज
92.4% कार्बन है और 7.6% हाइड्रोजन है। यानी कि हमारे पास दो चीजें दे रखी है, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। उसका परसेंटेज आपको गिवन कितना है क्वेश्चन में, 92.4 कार्बन है। 92.4 क्या है, कार्बन है बच्चों, और उसके बाद 7.6% क्या है, हाइड्रोजन है। राइट, चलो परसेंटेज लिख दिया। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है मैम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है मैम, 1 होता है, हम जानते हैं। राइट, चलो अब उसके बाद क्या करोगे, मोल्स निकालते हैं। बच्चों मोल्स कैसे निकालते हैं, मैम ने बताया गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 92.4। ये क्या है, परसेंटेज, इसको मास लेके चलो ग्राम में, अपॉन में मोलर मास यानी कि 12। ऐसे ही निकालोगे हाइड्रोजन का कितना, 7.6 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगी इसको तो मेरे पास में क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं निकाल देती हूँ, 92.4 को डिवाइड कर रहे हैं हम 12 से, तो ये 7.7 आ रहा है, और नीचे वाला 7.6 ही आएगा ना, सेम आएगा या नहीं आएगा। अब अपने क्या करते हैं ना, अब ये रेशियो आ रहे हैं आपके सामने, राइट, ये मोल्स आ गए, इसको बोलेंगे मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो। लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये सही मतलब होल नंबर में नहीं है ना, फ्रैक्शन में है। तो अब हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, सबसे छोटी वैल्यू देख लो दोनों में से कौन सी है, 7.6 है, डिवाइड कर दो दोनों को 7.6 से, दोनों को डिवाइड कर दिया उस छोटी वैल्यू से जो दोनों में से थी, 7.6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, 1.01 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। 7.7 को डिवाइड करेंगे 7.6 से, 1.01 समथिंग आएगा। तो नियर टू क्या मैं उसको 1 नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। नियर टू क्या मैं उसको 1 नहीं लिख सकती, हाँ जी मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 1, और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। बताओ समझ आया या नहीं, कैसे किया। सबसे पहले आपने लिखा एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर उनके मासेस, डिवाइड करके मोल निकालना होता है, बेसिक टारगेट यही है, पहले मोल निकालो और उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये मैथ्स के अंदर आप बहुत आसानी से करते थे, छोटी क्लासेस से पढ़ते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपने उसको जो भी रेशियो आया उसको डिवाइड कर दिया सबसे छोटी वैल्यू से, ताकि आपका एक तो वैल्यू आ जाए 1 और दूसरे को थोड़ा सा पॉइंट में फ्लक्चुएशन आएगा और आपके पास आ जाएगा फाइनल होल नंबर में रेशियो। तो ये क्या बना, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, तो ये बना एम्पेरिकल फॉर्मूला। बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना सिंपल सा टास्क है निकालना, है ना। तो कार्बन बना 1, हाइड्रोजन बना 1, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH। दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, समझे। अच्छा, लेकिन आपको पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप कह रहे हो मैम आपने गलत चीज निकाल दी, क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा था। ऑप्शन मिलेगा आपको CH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, लेकिन आपको वो ऑप्शन मार्क नहीं करना, बिकॉज CH इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ व्हाट वी कैन डू गाइस, चलिए स्टार्ट करें। CH क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैंने इसका मास निकाला तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। मास, C का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितना आ जाएगा 13 विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये क्या निकल गया आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल गया। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी दे रखा है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है मैम। क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, चेक करो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 78 लिखा है ना। ये बता कौन है 78 वाला, एक ही है नाम, बताऊंगी। तो ये कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। अब आ जाओ आप एन फैक्टर निकालने में। अब क्या निकालना है आपको, एन फैक्टर निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बच्चों क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है 78 और एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाया था आपने 13। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 6 से कैंसिल होकर, तो आपका पास n का वैल्यू कितना आ गया, आपके पास n का वैल्यू आ गया 6। कैसे निकाला n का वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है, बन गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, बस इस वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। कैसे पुट करेंगे, n कितना है 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था CH, तो बस 6 इंटू CH मतलब C6H6। मेरे को पहले ही पता था बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का ही मास होता है 78, ठीक है, और फॉर्मूला रेशियो भी क्या है, सेम है। तो ये वैसे मेरे को आइडिया लग गया था बेंजीन की बात कर रहे हैं, बट स्टिल आपको ये तैयार करके इस तरीके से प्रेजेंट करना है।
ओके कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम 78 मोलर मास दे रखा है, तो वो बेंजीन ही है और कुछ नहीं है, C6H6। तो ये क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो वो पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है। ये मैंने एक क्वेश्चन किया, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं सुपरफिशियल आइडिया दे देती हूँ आपको कैसे करना है, लेकिन आपको कोशिश खुद को करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन कितना दे रखा है 50, मतलब कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का परसेंटेजेस दे रखी है। तो सबसे पहले क्या था एलिमेंट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद मोल्स, उसके बाद क्या था सिंपल रेशियो, मतलब उसका जो रेशियो आ रहा है वो, और उसके बाद में सिंपल रेशियो, यही था सिंपल रेशियो, वही था राइट, ये सिंपल रेशियो। इन सबको आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट हमारा है सबसे पहला एलिमेंट कार्बन। सबसे पहले इन्होंने कौन सा एलिमेंट दिया कार्बन। अच्छा कार्बन का कितना परसेंटेज 57.8 राइट। हाइड्रोजन जो है वो कितना है 3.6, हाइड्रोजन कितना है 3.6। चलो यहाँ पर मेरे पास में रेशियो निकालना, हाउ 1 सेकेंड, परसेंटेजेस लिखने थे ना, परसेंटेज 57.8 और ये कितना दे रखा है 3.6 एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, रेस्ट इज ऑक्सीजन, बचा हुआ क्या है ऑक्सीजन है। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है कितना रह जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और 100 में से माइनस कर दो। यानी कि ऑक्सीजन अगर मुझे निकालना है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 100 में से माइनस करो 57.8 और 3.6, इनको माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास ऑक्सीजन। अगले में मोल्स निकालना है, मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये मास कितना है इसका 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो। ऑक्सीजन का 16 है तो 16 से डिवाइड कर दो वैल्यू को। और रेशियो निकालने के लिए सिंपल रेशियो। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। मैंने आपको बता दिया है ना, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ वेपर डेंसिटी की खाइल कर रखा है, ये आप निकाल लोगे, मुझे इतना ट्रस्ट है आप लोग ये निकाल लोगे। रेशियो जैसे मैंने बताया कर लोगे आप लोग, है ना। जैसे मोल्स निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या आप कर लोगे, रेशियो निकाल लोगे। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास नहीं दे रखा है ना, यहाँ पे आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी 83। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 83। मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है, अगर आपको याद हो वेपर डेंसिटी को हमने एक्सप्रेस किया था कैसे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 करते हैं, मास बाय 2 करते हैं। तो यहां से अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगी। याद आया या नहीं, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन दे रहा है 83, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं 83 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये कितना आ जाएगा 166 क्या आ जाएगा मेरे पास में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं, बहुत ईजी चल रहा है, ऐसे ही करना है। ओके ठीक है, ओके चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशंस के बारे में, क्योंकि हमारा मेन गोल है क्या निकालना, हमारा मेन गोल है निकालना अभी परसेंटेजेस, है ना, जो हम पढ़ा रहे थे आपको। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो मैंने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी क्या है सॉल्यूशन है। नमक ले लिया पानी में और वो क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। सो सॉल्यूशन इज बेसिकली व्हाट वी कैन से, सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया तो बन गया सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सो सॉल्यूट होता है द वन दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा ना उसको बोलेंगे सॉल्यूट, एंड द वन दैट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इज नोन एज, मोर क्वांटिटी जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जो कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट वो होगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। तो बच्चों अगर हमारे पास में 2 कंपोनेंट वाला है सॉल्यूशन, क्या है 2 कंपोनेंट वाला है, 2 कंपोनेंट मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट और एक सॉल्वेंट, मतलब अपने पास क्या है 2 कंपोनेंट वाला है, 2 कंपोनेंट्स आर देयर, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, उसको क्या कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब 2। लेकिन अगर हमारे पास
अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स आर देयर, कुछ भी 3 हो सकता है, 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, 2 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट, मतलब कुछ भी करके 3 बनाना है, दैट मीन्स इट इज एनीथिंग, इट कैन बी, सो इसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। तो कभी भी नाम लिखा हो मुझे टर्नरी, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, 3 कंपोनेंट है टर्नरी, 2 कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, क्लियर। चलिए आगे चलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने आपके सामने क्या कहा, 3 कंटेनर ले लिए, 1 2 3, ठीक है, 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी है, यहाँ पे भी 1 गिलास है और यहाँ पे भी 1 गिलास है, यहाँ पे भी क्या है 1 गिलास है, तीनों जगह क्या है 1 गिलास है। फर्स्ट वाले में मैंने 1 स्पून डाल रखी है शुगर की, यहाँ पे मैंने 2 स्पून डाल रखी है शुगर की, और यहाँ पे मैंने 3 स्पून डाल रखी है शुगर की, यहाँ पे मैंने 3 स्पून डाल रखी है शुगर की, लेट्स से। अब बताओ क्या इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी होती है, गाढ़ापन, थिकनेस, क्या वो सेम होगी? तो नहीं मैम, अलग अलग होगी, है ना। तो हम एक टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन, मतलब कितना कंसंट्रेशन का सॉल्यूट है कितने अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, यानी कि हम एक है ना फिक्स कर लेते हैं कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना क्वांटिटी का सॉल्यूट पाया जा रहा है, मतलब कितनी चीनी डाली है पानी के अंदर, 1 गिलास पानी में कितनी चीनी है, तो ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन। बताओ इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन? दैट मीन्स हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन हाउ मच अमाउंट ऑफ, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होता है कंसेंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन में कितना पाया जा रहा है, मतलब नींबू पानी के अंदर कितना चीनी है, कितनी नींबू है ना, तो वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी यहाँ पे मास परसेंटेज की लेते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया मास परसेंटेज क्या होता है, जिसका भी मास निकालना है वो अपॉन टोटल मास इनटू 100, है ना। तो ये है हमारा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखो इक्वेशन करें, इक्वेशन प्रैक्टिस करें, रेडी हो? चलो इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जरा ट्राई करना और बताना कि किसने आंसर क्या दिया था। अभी पोज कर लो, अभी सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन बताऊंगी आपको, लेकिन एक बार पोज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो और फटाफट से अपना आंसर लिख दो, लेकिन बताना नहीं है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। यू हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन? ठीक है, चलो क्या करना है, आपके पास में सॉल्यूट दिया है 25 ग्राम का, मतलब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, आपको दिया हुआ है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का मास कितना दे रखा है, वो दिया हुआ है 25 ग्राम का, और वाटर कितना दिया हुआ है, वाटर कितना दिया हुआ है, वाटर बच्चों दिया हुआ है आपको 75 ग्राम्स ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का मास कितना दे दिया 75 ग्राम्स, राइट। परसेंटेज किसकी निकालनी है, NaCl की। सो परसेंटेज ऑफ NaCl क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड का मास यानी कि 25 अपॉन टोटल मास, टोटल मास रखना है भाई, टोटल रखना है। आप क्या लेके चल रहे थे मेरे को सच्ची सच्ची बताना, 75 ले लिया किसी ने? अगर लिया तो वहीं पे पकड़े गए। टोटल लेना है, टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होने चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए। तो 25 प्लस 75 करेंगे इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये गया, कितना रह जाएगा 25 रह जाएगा। मार्क करो आंसर, ठीक है। तो क्या कहते हो, सभी का आंसर 25 आया, लॉक कर दें, मैम ने भी 25 निकाला, लॉक कर दें, सही होगा। तो ये है सही जवाब, और आप जीतते हो क्या, आप जीतते हो मेरी तरफ से 2 चॉकलेट्स, ठीक है। खरीद लेना मैम के नाम से, 2 चॉकलेट्स आप लोगों को गिफ्ट हो गई। चलिए चले आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया है वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज था उसमें मासेस ले रखे थे, नाउ इट्स टर्न फॉर वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम वॉल्यूम्स ले रहे हैं। दोनों के क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसको इंटू 100 करेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलो क्वेश्चन करें, वहीं पे वीडियो स्टॉप कर देना, वहीं पे वीडियो स्टॉप कर देनी है और सॉल्व करके फिर बताना है मेरे को आंसर क्या आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। यू हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 मिलीलीटर्स ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड विद 70 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल? ये भी ध्यान रखना बच्चों, पता है एक बार क्या करता है वो क्वेश्चन खेल जाता है। अभी इथेनॉल बोला है ना, तो इथेनॉल का मास ऊपर होगा अपॉन टोटल मास होगा। अगर वो पानी पूछ लेता तो पानी वाला मास लेते, मतलब 70 को लेते ऊपर, पता है
ये चीज ध्यान रखना, ये खेल सकता है क्वेश्चन। तो बस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बतानी है आपको, कैसे भी निकालेंगे। गिवन मास ऑफ इथेनॉल कितना 30 अपॉन टोटल मास कितना 30 + 70 × 100। टोटल मास लेना है। सॉल्यूट कौन है हमारा, इथेनॉल। सॉल्वेंट कौन है हमारा, पानी। तो पानी और सॉल्यूट को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 30 + 70 ऐड करना है, तो बन क्या जाएगा 30/100 × 100। यहां से एक आंसर कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30%। देखो जरा है क्या 30 वाला कोई ऑप्शन, मेरे को तो दिख गया। मेरा ऑप्शन तो भाई बी है। क्या आप लोग भी अग्री कर रहे हो कि मैम बी वाले को लॉक कर दिया जाए? तो लॉक कर देते हैं और देखते हैं। टड़ा, और आप जीत चुके हो कितना, आप जीत चुके हो अब 3 चॉकलेट्स खरीद लेना मेरी तरफ से, अगर आपने आंसर दिया था 30। ठीक है, खरीद लेना खरीद लेना खरीद लेना। ओके, सो आई बिलीव कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, और अभी अगर कर रहे हो, प्रैक्टिस चल रही है साथ के साथ, तो डेफिनेटली आगे वाले क्वेश्चंस आपके लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस बार ऊपर क्या लिखा है मास, नीचे क्या लिखा है वॉल्यूम। सेम कॉपी पेस्ट है बच्चों, कोई फर्क नहीं है। मास बाय वॉल्यूम तो मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, मास बाय मास 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 आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा। समझे? ठीक है, तो यहाँ पे मास और वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अच्छा अब है ना एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको लिख देंगे 10% W/W, इसका मतलब क्या है, 10% W/W यानी कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको दे दे 20% W/V, इसका मतलब क्या है, ऊपर है 20 तो लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर है 100 ml, क्योंकि नीचे क्या लिखा है V और नीचे क्या था सॉल्यूशन था, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऐसे समझना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, और अगर आपको दे देता है वो मान लो 40% V/V यानी कि 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100, अच्छा V है ना, V है ना, तो V के लिए क्या लिखोगे, ग्राम थोड़ी ना लिखोगे, V के लिए क्या लिखोगे, ml लिखेंगे मैम हम, ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या ये चीज चमकी, क्या ये चीज चमकी या नहीं, क्या ये समझ आया या नहीं, बता दो फटाफट से। ठीक है, चलो आगे चले। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ज्ञान वाली बातें चलने लग जाती है बीच बीच में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, परसेंटेज को कैसे डीकोड करना है, कैसे डीकोड करना है, जो परसेंटेजेस आपको दिए रहे उसको। समझे? चमका? आगे चले। चलिए, पार्ट्स पर मिलियन ppm, तो नई टर्म आ गई ppm। बच्चों ppm भी बहुत ईजी है। ppm का मतलब क्या होता है, हाँ ppm का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर ना मिलियन की टर्म की यूज हो रहा है। मिलियन का मतलब क्या है, मिलियंस में कितना अमाउंट, ऐसा ही बोलेंगे ना ppm। सो बेसिकली व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि एक मिलियन अमाउंट के सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है, एक मिलियन अमाउंट के सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट कितना है, उसको बोलते हैं ppm। जैसे परसेंटेज में 100 के लेते थे कि 100 में कितना सॉल्यूट है, ppm में क्या लेंगे, मिलियन में आपका सॉल्यूट कितना है। चमका? क्लियर? चलो एग्जांपल देखेंगे इसको समझने के लिए कि मान लो मेरे पास में ये रहा ppm का फॉर्मूला, सेम रहेगा कॉपी पेस्ट। पिछली बार 100 था, इसकी बार 10 की पावर 6 लगा दिया, कंप्लीट। पिछली बार 100 था, इस बार क्या लगा दिया 10 की पावर 6, कंप्लीट, है ना। तो अब ना अगर आपको कभी लिखा हुआ मिल जाए, लेट्स से क्वेश्चन करते हैं, आपको लिखा हुआ मिल जाए 2 ppm, इसको डीकोड कैसे करोगे कि 2 ग्राम का सॉल्यूट है किसके अंदर, इन 10 की पावर 6 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर। इसको ऐसे समझना है, इसको कैसे समझना है, इसको कैसे डिकोड करना है, इतने अमाउंट के जो कि डिवाइड में होता है ना, अब मिलियन में था तो 10 की पावर 6 ले लो, परसेंटेज में था तो अपॉन 100 कर लिया तो 100 आता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करेंगे। अरे रे मेरा स्लाइड आगे चला गया, अगर किसी ने देख लिया तो आंखें बंद कर लेना बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको करेंगे। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 grams ऑफ पॉल्यूटेंट इन 1000 लीटर ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm में निकालना है। क्या करा, 2 ग्राम ऑफ पॉल्यूटेंट इन 1000 लीटर ऑफ वाटर। बच्चों यहाँ पर ना एक बात ध्यान से रखना, सुनना मेरी बात, कि 1000 लीटर दे रखा है ना, तो वाटर के अंदर
वाटर के अंदर क्या होता है ना कि 1000 लीटर ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो लीटर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किलोग्राम्स के, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml होती है, या 1 किलोग्राम पर लीटर होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगी कि 1 होने की वजह से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी अगर 1 हो गई तो मास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम और लीटर क्या हो जाएगा, बराबर। तो 1000 लीटर मतलब कि 1000 किलोग्राम लिखेंगे, 1000 किलोग्राम्स लिखेंगे। अच्छा, और हमें जो यहाँ पे लिखना है ये तो हो गया ग्राम्स में और ये हो गया किलोग्राम में, तो यानी कि 1000 इंटू 1000 क्या हो गया, ग्राम्स में। मतलब 10 की पावर में कितना लिख सकती हूँ, 336 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा। क्या ये क्या है, ये है मास ऑफ हमारा वाटर का मास है। ये क्या है, वाटर का मास है। तो आपको निकालना है क्या, पीपीएम निकालना है। क्या करेंगे पीपीएम निकालने के लिए मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, यानी कि 2 ग्राम्स, यानी कि पीपीएम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 2 और सॉल्वेंट कितना है 10 की पावर 6, तो 2 प्लस 10 की पावर 6 नियर टू कितना हो जाएगा, एक 2 को प्लस करोगे 10 की पावर 6 को नियर टू 10 की पावर 6 लिख सकती हूँ ना मैं। क्यों कंफ्यूजन करनी है इतनी क्रिएट, 10 की पावर 6 लिखो, यहाँ लिख दो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, वो भी तो आता है पीपीएम के लिए, है ना, वो भी तो आता है पीपीएम के लिए। इंटू 10 की पावर 6 का ना फाइनली सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 6 कैंसिल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पीपीएम आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं, क्या आंसर बन रहा है, 2 ppm आपका आंसर बन रहा है। चेक करो क्या कहीं मेरे को दिखा, क्या कहीं ये आंसर है, जल्दी जल्दी बता दो। आप लोग को ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो पहले खुद सॉल्व करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर पहले खुद सॉल्व करोगे तो दिमाग चमकेगा आपका। चलो मार्क कर दिया 2 ppm को, देखते हैं क्या ये सही है, लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर स्क्रीन लॉक कर दो। तो ये सही जवाब, तो जिसका आंसर सही था चॉकलेट खरीद लो और मेरी तरफ से गिफ्ट मान लो। ठीक है, तो 2 ppm क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। मास अगर हम बात करें पीपीबी की, पीपीबी मतलब बिलियन में। इस बार सेम कॉपी पेस्ट है, 10 की पावर 9 लगा देना है। क्या करना है, 10 की पावर 9 लगा देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम जाएगा। पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। ओके, चलो नेक्स्ट क्वांटिटी पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, जो कि है हमारे सामने मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किस लिए यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन ऑफ अ मोल। सिंपल, मतलब मान लो एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास काफ़ी सारी गैसेस है, तो मैं चाहती हूँ कि इस गैस का मोल कितना है टोटल के मोल्स के कंपैरेटिव। मोल की बात करी जा रही है, इस बार मास नहीं ले रहे, इस बार मोल ले रहे हैं। तो फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, जितना मास अपॉन टोटल, जितना मोल अपॉन टोटल मोल, दैट्स इट। 100 वगैरह नहीं लगाते इस बार, परसेंटेज नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ए। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ए, बी और सी तीनों चीजें पड़ी हुई है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन में, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। समझ आया कैसे किया, सारों के मोल्स को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मोल के फॉर्मूला में कहीं टेम्परेचर आता है। मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा। क्यों, देखो अगर ए भी है कंटेनर में, बी है और सी है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ऐसे काई लगा के, काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और काई सी इक्वल कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। कितना इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तीनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे, ये याद रखना आपको। ठीक है बच्चों, ओके। तो मुझे अगर मान लो निकालना है सी का, लेट्स से मुझे निकालना है सी का, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा ए बी को, 1 में से माइनस करना पड़ेगा ए और बी को, तो मेरे पास निकल जाएगा सी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों,
चलो इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझेंगे बढ़िया तरीके से। गिवन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 230 ग्राम्स ऑफ C2H4, तो 230 ग्राम्स दे रखा है किसका, C2H4। इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, 720 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब दोनों का, इथाइल अल्कोहल और वाटर का निकालना है। तो चलो सबसे पहले देखेंगे 230 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 230 ग्राम ऑफ C2H5OH का मास दे रखा है आपको। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है, मान लो इसको W1 लिख देती हूँ मैं। मास कितना दे रखा है इसका आपको, इसका मास दिया है आपको 230 और दूसरे का कितना है 230 इसका है और 720 दूसरे का है, 230 और दूसरे का कितना है 720 ग्राम्स है। ग्राम्स याद रखना, मोल्स नहीं दे रखे हैं ये। कौन है दूसरा, वाटर है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, मोल फ्रैक्शंस निकाल लो, मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। 230 गिवन मास, मोलर मास कितना होता है C2H5OH का, तो चलो कोई बात नहीं निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। C2H5OH 2 कार्बन है तो 2 × 12, 5 × हाइड्रोजन यानी कि 1, ऑक्सीजन यानी कि 16 और हाइड्रोजन यानी कि 1। ठीक है, सभी को ऐड करोगे तो 24 + 5 + 16 यानी कितना, 16 नहीं है 17 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 और 8 9 96 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुको रुको रुको, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे लिखोगे 46, राइट। तो ये बन गया मेरे पास में इथाइल अल्कोहल का मोल्स, और इसी तरीके से वाटर के मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास कितना 720 डिवाइड बाय 80, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वाटर के मोल्स आ गए। तो ये दोनों मोल्स मेरे पास आ गए हैं। अब अगर मुझे निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो क्या निकालेंगे C2H5OH के लिए, ये रहा मोल्स ऑफ 230/46 अपॉन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 230/46 प्लस 720/18। किसके लिए आया ये आया इथाइल अल्कोहल के लिए। और अगर मुझे वाटर का निकालना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप पूरा का पूरा सॉल्व मत करने लग जाना, सीधा 1 में से माइनस करना मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो जब आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो फाइनल आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो लॉक करा जिसने ये वाला ऑप्शन, जिसका सही गया तो उनको गिफ्ट मेरी तरफ से खरीद लेना चॉकलेट्स और खा लेना, लेकिन खूब सारी मत खाना, नुकसान करेगी। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। जिसने ये सही मार्क किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम ये वाला हमारा बिल्कुल सही गया, है ना। ये मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारा बिल्कुल सही गया। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी आ गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी आर याद रखना, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, कितना मोल का सॉल्यूट, कितने आदमी थे, है ना, तो कितना सॉल्यूट था, किसमें, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, कितने वॉल्यूम में, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हम लेके चले कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट, वो आ जाएगा मोलैरिटी, आर से याद रखेंगे। ठीक है, तो लीटर और मोलैरिटी, ठीक है, ये याद रखना है। अभी बताऊंगी कैसे याद करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर कैसे किया, मोलैरिटी को एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मेरे साथ साथ लिखते जाना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कितने सॉल्यूट थे, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपने क्या किया, ये बना दिया आपने फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। ये क्या बना दिया आपने, फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। समझ आया कैसे किया हमने ये। चलो इसको अगर मैं लिखूं, मान लो क्वेश्चन में मोल्स नहीं दे रखा, जो नहीं देता वो ज्यादातर नहीं देता, हम मानते नहीं देता, तो मोल्स का फॉर्मूला पता है ना, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लो कई बार वो लीटर में नहीं देता, आपको ml में देता है, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे मान लो आपको अगर लीटर में ना देके ml में दिया रहता वॉल्यूम, तो क्या करते हैं, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं ना 1000 से, तो आपने ml वाला वॉल्यूम लिखा और डिवाइड कर दो उसको 1000 से, यानी डिवाइड का डिवाइड क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया आपका मोलैरिटी का एक नया सा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर कैसे बनाया, डन है ना, चमका, सभी को समझ आया।
मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी का ना आपको ध्यान रखना, मोलैरिटी इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम यूजुअली यूज करते हैं और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मोलैरिटीज आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज दिस। अगर आपको बोले मोलर सॉल्यूशन, कभी कभी बोलते हैं ना अमोलर सॉल्यूशन, तो अमोलर सॉल्यूशन यानी क्या बोल रहा है वो, 1 मोलैरिटी की बात कर रहा है, दैट मीन्स इट इज 1 मोलैरिटी। वो कहते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब 0.5 हो जाएगा m, ठीक है, सेमी मोलर के लिए। अगर वो कहते हैं डेसी मोलर यानी 0.1, मतलब m/10 के लिए डेसी होता है। अगर सेंटी बोलते तो सेंटी किसके लिए होता है, डिवाइड बाय 100 होता है ना सेंटी, तो डिवाइड बाय 100 यानी 0.01 मोलैरिटी होगी। और अगर बोलते हैं मिली मोलर, मतलब कि m डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 0.001। बेसिकली बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन ना कई बार मोलैरिटी डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली ऐसी टर्म्स की यूज करता है जिससे हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये ध्यान रखना कि किसको कौन सा बोल रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, सो बेसिकली अब आ गया डिसएडवांटेजेस। मोलैरिटी की क्या डिसएडवांटेजेस है, तो मोलैरिटी को, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है ना इसके अंदर, वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा। और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना फॉर्मूला मोलैरिटी का, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मतलब मैम अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, मतलब सॉल्यूशन को अगर मैं गर्मी वाली जगह पे लेके चली गई तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मैं तो उसको 2 मोलर समझ रही थी, लेकिन वो 2 पॉइंट कुछ और ही आ जाएगा, है ना, तो ये समथिंग चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगा, तो इसीलिए डिसएडवांटेज है, राइट। चलो, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी नई क्वांटिटी आ चुकी है, मोलर। ओके 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 तो एक है ना मोलैरिटी का एक पार्ट और कर लेना, इसके अंदर है ना आपको क्या है, एक पार्ट और कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास मोलैरिटी, एक मोलैरिटी का सॉल्यूशन है m1, उसका वॉल्यूम है v1, और आपको उसके अंदर ना कुछ चेंजेस करे आपने उसके अंदर पानी पुनी डाल दिया। मान लो आपके पास एक कंटेनर था, वो 2 मोलर था, 500 ml था, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, पानी डाल के आपने उसकी मोलैरिटी को चेंज कर दिया। बेसिकली आपने उसकी मोलैरिटी को चेंज कर दिया और वॉल्यूम कितना बना दिया, अब आपने 1000 ml बना दिया, 1000 ml बना दिया। अब मोलैरिटी आपकी नेक्स्ट वाले की हमें नहीं पता क्या होगी, तो यहाँ पर निकालने का कि कितनी होगी मोलैरिटी, अगर हमने उसका वॉल्यूम 1000 ml बना दिया तो कैसे निकालेंगे, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। m1 क्या है, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी और पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। m1 क्या है, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी और पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और m2 क्या है, ये दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी और v2 क्या है, दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो m1 क्या हो गया 2 और v1 कितना हो गया 500, और m2 क्या हो गया, m2 हमें नहीं पता, और वॉल्यूम कितना हो गया 1000, ठीक है। तो यहाँ पर m2 कितना निकल के आ जाएगा, 2 × 500 अपॉन कर दो 1000, राइट। सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मोलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ आया कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। अननोन सॉल्यूशंस की मोलैरिटी को ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर वो पूछे कितना पानी मिलाया था तो 500 पहले था, 1000 अब हो गया, तो माइनस कर दो ना दोनों को। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा, कभी आपको निकालना हो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, कितना पानी डाला, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड मतलब कितना पानी डाला, तो क्या करोगे हमेशा v2 - v1 किया करो, v2 - v1 क्या करो, मतलब पता चल जाएगा कितना अमाउंट का पानी जो है वो ऐड किया, जो वॉल्यूम चेंज हो गया। v2 निकालो, v1 निकालो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर एडिस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं मोलैरिटी के। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 149 ग्राम ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 1500 ml का सॉल्यूशन। क्या समझ आया, 149 ग्राम ऑफ KCl, 149 ग्राम ऑफ KCl का मतलब आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 149 ग्राम, किसका है, KCl है। तो मोलर मास अगर मुझे निकालना है KCl का, क्योंकि मुझे चाहिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में चाहिए, तो यहाँ पे KCl दे रखा है, KCl, पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5 रखेंगे, राइट। तो सॉल्व करेंगे, टोटल ऐड करोगे कितना बनेगा, ये 0.5, ठीक है, यहाँ पे 14 और ये आ जाएगा 74.5 आ गया इसका मोलर मास, राइट। और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 1500 ml का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया 1500 ml का,
याद रखना ml दे रखा है, याद रखना ml दिया हुआ है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी बच्चा निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले से ही सब कुछ होगा। गिवन मास कितना दिया है 149 अपॉन मोलर मास। मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ml दिया हुआ है तो हम लगा देते हैं यहाँ पे 1000। क्या लगा देते हैं? 1000 लगा देते हैं। चलो सॉल्व करो। गिवन मास कितना है 149, मोलर मास कितना है 74.5 और 1500 ml का है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। सॉल्व आप लोग करोगे, कैलकुलेशन आप लोग करोगे और फाइनल आंसर बताओगे। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर देख लो कौन सा मार्क कर रहे हो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपने कौन सा आंसर मार्क किया। तो योर फाइनल आंसर इज दिस वन 1.33 मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी ऐसे निकाला जाता है। अगर मोलैरिटी दे रखी है वॉल्यूम निकालना तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है मोलैलिटी। आप कहोगे मैम कंफ्यूजिंग से नाम है। मोलैलिटी और मोलैरिटी कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन शॉर्ट ट्रिक याद कर लिया करो। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी को सबसे पहले स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m से ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल्स है सॉल्यूट का वो डिवाइड कर दो किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से। किस मिलेंगे सॉल्वेंट को, kg मिलेंगे, दैट्स इट। इस बार क्या किया, वॉल्यूम की जगह पे मास ले लिया और सॉल्यूशन का नहीं सॉल्वेंट का। याद रखना ये चीज फंसा सकती है आपको, सॉल्वेंट का मास लेना है, ये फर्क था। ठीक है, सॉल्वेंट का मास लेना है, ये फर्क था। अब अगर मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट ऑन करी, मतलब मोल्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास। मोल्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कितना है W है ना। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर kg में नहीं दे रखा, ग्राम्स में दे रखा है तो आपको क्या करना है, किलोग्राम्स के लिए उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब याद कैसे रखोगे मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैलिटी के अंदर L आता है, क्या आता है L, और उसमें क्या आता है R आता है। तो L आता है तो याद रखना कि लीटर नहीं आएगा, साथ साथ LL नहीं होगा, लीटर नहीं आएगा, समझे, बस ये फर्क है। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है तो मोल पर केजी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला। ओके, और साथ में अब देखो इसको क्यों पढ़ा, क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पर मास है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सो दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर चेंज करने पर भी मोलैलिटी चेंज नहीं होती। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था जिसमें आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। योर आंसर इज मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, ये चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जहां वॉल्यूम आ जाएगा वो वाली चीज़ चेंज करेगी। तो ये नोट डाउन करना, जैसे कि वॉल्यूम किस में आ रहा था, मोलैरिटी में आ रहा था, है ना, मोल वॉल्यूम परसेंटेज में आ रहा था। तो जहां वॉल्यूम आ रहा है दैट मीन्स वो तुम्हारा चेंज करेगा ही करेगा। चमका, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 87.7 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 1500 ग्राम का वाटर। तो बस सेम तरीके से लगाएंगे। इस बार आपको NaCl दिया हुआ है, NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, Na का मास यानी कि 23 और Cl का मास 58.5, Cl का मास 35.5, कितना टोटल हो जाएगा 58.5, कितना टोटल हो जाएगा 58.5। ठीक है, टोटल मास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा आपके पास इस तरीके से 58.5। तो चलो पुट करो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास कितना दिया हुआ, गिवन मास 87.7, मोलर मास कितना निकला 58.5, मोलर मास कितना निकला 58.5। ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी 1500 ग्राम दे रखा है ना, तो 1500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करो, फाइनल आंसर लॉक करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम हमारा आंसर ये आया, और आई विल चेक कि आपका आंसर सही है कि नहीं। सो योर फाइनल आंसर इज विच ऑप्शन यू हैव लॉक्ड। अगर आपने लॉक किया है फर्स्ट ऑप्शन, सो यू आर कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी कि 1 मोलैरिटी आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। कैलकुलेट द मोलैलिटी। इस बार क्या पूछ लिया, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन, कितना पोटेशियम कार्बोनेट
20.7, मतलब गिवन मास दे रखा है, फॉर्मूला याद रखो, शीट में लिख लो, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट है। अब जिसको फॉर्मूला बनाना नहीं आता वो तो गया। पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? K2CO3, है ना। तो 2 इंटू पोटेशियम का मास प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास ऐड करके मोलर मास निकालोगे। तो ये आपका होमवर्क है और आप लोगों को ट्राई करना है खुद को ये वाली चीज लिख के। ओके 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 ओके। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों 1 मिनट देखना, यहाँ पे डेंसिटी है तो आप लोग डेंसिटी से कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज वी रिक्वायर व्हाट, वी रिक्वायर मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए मास, लेकिन क्वेश्चन में आपको मास दे रखा है, नहीं मैम वॉल्यूम दे रखा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वॉल्यूम दे रखा है ना। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, किसका है? सॉल्वेंट का। किसका है? सॉल्वेंट का। मास निकालना है क्योंकि फॉर्मूला में तो क्या चाहिए, मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए? मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर, यही था ना फॉर्मूला। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या देता है? वॉल्यूम देता है। तो आपको डरना नहीं है कि मैम हम नहीं कर सकते, हमसे ना हो पाएगा। भैया डेंसिटी पता है आप लोगों को कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml दिखेगी, 1 ग्राम पर ml। फॉर्मूला जानते हो? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या निकल आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 500 ग्राम्स। मास आ जाएगा कितना? 500 ग्राम्स। बस समझे कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट का वॉल्यूम। सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है तो आप डेंसिटी आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी मास वॉल्यूम वाले रिलेशन से आपको मास निकालना है। समझ आया? कई बार सॉल्यूशन का मास, कई बार सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी होती है, कई बार क्या दिया होता है आपको? सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी होती है, तो सॉल्यूशन की ही डेंसिटी दे रखी होती है। कभी कभार आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ मास ऑफ आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होता है, तो वहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये सब किसके लिए है? ये सॉल्वेंट के लिए या तो हो या सारे के सारे सॉल्यूशन के लिए हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। डन। यहाँ पे मान लो सॉल्वेंट की जगह अगर सॉल्यूशन होता तो मास किसका आता? सॉल्यूशन का। लेकिन आपको कुछ क्या चाहिए फॉर्मूला में? सॉल्वेंट का मास। फॉर्मूला क्या मांगता है? फॉर्मूला मांगता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट से, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन से माइनस कर देना, सॉल्यूशन से माइनस कर देना सॉल्यूट को, सॉल्यूशन से माइनस कर देना सॉल्यूट को। सॉल्यूट का मास तो दिया ही होगा क्वेश्चन में और मास ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाला अभी। तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो एक फॉर्मूला होता है वो लर्न करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। ओके, अब आते हैं लास्ट टर्म पे, नॉर्मैलिटी। लास्ट टर्म क्या है? नॉर्मैलिटी। बच्चों नॉर्मैलिटी मोलैरिटी जैसा ही होता है, बहुत हद तक उसके जैसा होता है, बट मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड कर दो इसको किससे? डिवाइड कर दो इसको किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो मोलैरिटी था ना वैसा ही, बस फर्क क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा आप कहोगे मैम ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? अब आप कहोगे कि मैम ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना? पूछोगे ना, मुझे पता है पूछने आ रहे थे, अभी क्वेश्चन आ ही रहा था। बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट और कुछ नहीं होता, ये होता है जैसे कि हम मोल्स लिखते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास ना। इसका फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन इक्विवेलेंट मास। चमका, ये चीज क्लियर हुई? नोट डाउन करते रहो, जो नहीं नोट डाउन करा ना बहुत दुख पाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम हुई बाद में। अच्छा अब आप कहोगे मैम इक्विवेलेंट मास नई चीज आ गई, ये भी नहीं पता हमें, ये भी बता दो। आप कहोगे कि मैम नई नई चीजें बताई जा रहे हो। इक्विवेलेंट मास क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जैसे कि वो क्या था? गिवन मास बाय मोलर मास था ना, तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास ही होता है, बस फर्क बस इतना सा है, मोलर मास को डिवाइड कर दो एन फैक्टर से, मोलर मास को डिवाइड कर दो एन फैक्टर या फिर वैलेंसी से बोलते हैं, एलएनसी फैक्टर या एन फैक्टर या एन वैल्यू से, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो ये बन गए आपके फॉर्मूलाज, ये बन गए आपके फॉर्मूलाज। जल्दी जल्दी फटाफट से नोट डाउन करो, फटाफट से सभी को नोट डाउन करो। आप कहोगे मैम इतना सब कुछ कैसे इकट्ठा याद रखें? भाई आप सबको इकट्ठा कर दो ना। नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी? गिवन मास, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन मास अपॉन
इक्विवेलेंट मास, उसकी जगह क्या लिख रही हूँ, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये लिख दिया, एन फैक्टर लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपका हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इधर आ गया मैम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे, किस में था, लीटर में था, तो यहाँ लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बन गया ना फॉर्मूला, क्या बना या नहीं बना। अगर मैं आपको कहूँ कि मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो, पेज खोल के देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा तो पेज फटाफट खोल के देखो, गिवन मास मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये फॉर्मूला मोलैरिटी का नहीं था, क्या ये फॉर्मूला मोलैरिटी का नहीं था। तो मैं अगर आपसे पूछूं एक चीज, तो आप लोग ऐसा मत कहना मैम हमें नहीं पता। मैं अगर आपसे पूछूं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला मोलैरिटी का था, तो मैं क्या मोलैरिटी नहीं लिख सकती यहाँ पे और लिखूंगी इनटू में एन फैक्टर, यानी नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मेरे को यहाँ से एक नई चीज पता चली कि अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता करनी है और मुझे मोलैरिटी पता है तो मुझे एन से मल्टीप्लाई करना है। अब काफी देर से दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रही है कि मैम एन क्या है, सोच रहे हो कि काफी देर से सोच रहे हो कि मैम एन क्या है। एन बताते हैं आपको, टेंशन क्यों लेते हो यार तुम लोग, मैं सब में सही में कह रही हूँ कि आप लोग टेंशन मत लो, सब चीजें होगी। आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, चलो मैं मेरी तरफ से लिखती हूँ, मान लो आपको दे दिया H2SO4, H2SO4 कैसे टूटता है, H2SO4 टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसा टूटा। तो यहां से एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर का मतलब होता है कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, दोनों में से किसी का भी चार्ज होगा उसको बोलेंगे क्या, एन फैक्टर। तो यहां से अगर मैं निकालूं एन फैक्टर, तो कैटायन पे कितना चार्ज, 2H प्लस है मैम, तो 2 प्लस का चार्ज हो जाएगा। और एनायन पे चार्ज कितना है, एनायन नेगेटिव वाला, उस पे कितना है, -2 का, तो ये भी क्या हो गया, 2 ही हो गया। हमेशा याद रखना कि कंफ्यूज मत होना कि मैम कैटायन एनायन का चार्ज अलग हो, तो नहीं, यहाँ पर आप देखो हमेशा कैटायन और एनायन का चार्ज इक्वल ही रहेगा। अगर ये -2 है, इस पे +1 है, लेकिन कितने हैं, 2 है ना, तो ओवरऑल 2H प्लस है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से मान लो AlCl3 दिख दिया, AlCl3 को कैसे तोड़ोगे, AlCl3 को कैसे तोड़ोगे, तो एल्यूमिनियम ये अलग हो गया, और Cl कितने हैं, 3Cl है। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना मैम, हम जानते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं, +3, और Cl पे कितना, -1। सो यहाँ पे अगर मैं एन फैक्टर की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं एन फैक्टर की बात करूँ, तो एन फैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, +3 और ये -3, यानी कि 3, +3 और -3, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली 3, तो ये एन फैक्टर आ जाएगा। समझे कैसे करना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दे, आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने कैसे तैयार कर रखा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, आ गया, नॉर्मेलिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। देखते हैं कौन बनेगा आज इसका केमिस्ट्री का करोड़पति। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, आपको एक ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, ये यहाँ पे डॉट आना चाहिए, आई गेस यस, इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो H2C2O4.2H2O, इतना बड़ा सा नाम दे दिया। देखो यहाँ पर डरना नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड में ये 2 हाइड्रोजन्स होते हैं जो आयोनाइज हो जाते हैं, यानी 2H प्लस होते हैं, बचा हुआ क्या रह जाएगा, 2- रह जाएगा। C2O4.2H2O, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2- का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, सेम मोलैरिटी वाला ही तो था, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना था। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या लीटर दे रखा है, नहीं मैम ml दे रखा है, तो ml में दिया होता तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों यहाँ पे 1000 लगा दिया करो। ये कौन सा फॉर्मूला, मोलैरिटी का, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मेलिटी, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ना, बस, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी निकालना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। समझे, चमका। यानी कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। आप लोग सॉल्व करके फाइनली बताना मुझे कि आपका आंसर क्या निकला। आप लोग सॉल्व करके बताना मुझे फाइनल आंसर आपका क्या निकला, और जो आपका आंसर निकलेगा उसको क्रॉस चेक कर लो। जिसका आंसर था सी, वो मेरी तरफ से जीत चुका है। आप कंसंट्रेशन टर्म्स